हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मिनी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें 50 प्रश्नों का कलेक्शन होता है। हर टेस्ट में, हर मिनी टेस्ट में 50 प्रश्नों का कलेक्शन रहता है। वैसे ही प्रश्नों को इस टेस्ट में शामिल किया जाता है जिससे पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेस्ट 3 है, मिनी टेस्ट 3 है, तीसरा सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रानी के अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है? तो रानी के अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है? तो वह है कौशाम्बी अभिलेख। अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख है जो अशोक का नाम उसमें उल्लेख है, तो कहाँ पर है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को किस कृति में वृषल और कुलहीन कहा गया है? मतलब किस रचना में जो है वृषल कहा गया, मतलब कुलहीन कहा गया, मतलब नीचे कुल का कहा गया है? तो वो कहा गया है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त ने किया था। उसी में जो है इस बात की जिक्र की गई है। फिर है नेक्स्ट देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो वो है पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख में जो है अशोक ने यह घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतसाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ महामात्य से मतलब यह है कि उनके अधिकारी, उनके ऑफिसर्स जो वह कभी भी संपर्क कर सकते थे किसी भी समस्या को लेकर के। तो ये उन्होंने कही छठे शिलालेख में। डी आंसर हो जाएगा। छठे शिलालेख में इस बात की जिक्र की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मपाल। ठीक है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। जैसा कि हम जानते हैं, और भी पाल वंशों के द्वारा बहुत सारे विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। तो ये है औदंतपुरी विश्वविद्यालय है 30 तरह का। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो रामपाल ये भी पाल शासक थे, तो ये जो है जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, रामपाल ने। तो उसके बाद देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया था, किसने कराया था? वल्लभी विश्वविद्यालय का, वल्लभी जो है गुजरात में पड़ता था उस समय, अभी भी है, गुजरात के में पड़ता है। तो ये कराया था आपका भट्टारक ने। भट्टारक, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? नैतिक आचार संहिता मतलब जो है बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। उसमें से कौन सा पिटक है जिसमें नैतिक आचरण के बारे में बताया गया है? तो वह है आपका विनय पिटक। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि हम जानते हैं बौद्ध धर्म का 4 संगति आयोजित हुआ था अलग अलग कालखंड में। तो जो है दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा बौद्ध संगति जैसा कि हम जानते हैं कालाशोक के समय में हुआ था वैशाली में। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सब्बाकामी थे। डी आंसर हो जाएगा, है ना। डी आंसर सब्बाकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मिलान सही नहीं है? जैसे कि ए है, देखिए नागानंद की रचना। नागानंद एक रचना है, पुस्तक है, जो है कृति है। नागानंद होगा, यहाँ पर नागानाद लिख दिया है। हर्ष ने की है, ये सही है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया है, ये भी सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक, ये भी सही है। रत्नावली राजशेखर, ये गलत है। डी आंसर गलत हो जाएगा। तो डी आंसर हो गया। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? जैसा कि हम जानते हैं गुप्त काल में उनका जो एक राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ का चिन्ह था। तो गुप्तों के बाद कौन ऐसे शासक थे जो है कौन राज्य था जो गरुड़ को अपना चिन्ह बनाया था? तो वो था आपका पल्लव। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने के कार्यकाल में किस अधिनियम के तहत दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया?
1843 की बात है ये, है ना। उसमें जो है दासता गुलामी की जो प्रथा थी, लोगों की खरीद फरोख्त, है ना, तो मनुष्यों को खरीद फरोख्त, है ना, तो उसको जो है गैर कानूनी घोषित किया गया किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 5 के तहत। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बी आंसर हो जाएगा, ये 1876 के आसपास में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा। और इस अधिवेशन की खास बात ये थी कि इसमें पहली बार कांग्रेस के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, है ना। ये है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो बंगाल का जैसे अगर पहला स्वतंत्र नवाब कहेंगे तो वो तो मुर्शिद कुली खान था, और उसके बाद जो उनके जो वंशज थे वो सब बंगाल के ही स्वतंत्र नवाब थे। तो सिराजुद्दौला के बाद ब्रिटिश का प्रभाव आ गया था बंगाल पर, इसलिए सिराजुद्दौला को जो है हम अंतिम स्वतंत्र नवाब कह सकते हैं। उसके बाद फिर मीर जाफर आ जाता है, वो तो फिर अंग्रेज़ों का पिट्ठू बन जाता है। इसलिए सिराजुद्दौला जो कि प्लासी के युद्ध में हार चुका था, तो सिराजुद्दौला तक को हम कह सकते हैं स्वतंत्र नवाब थे, ठीक है। उसके बाद के जितना भी नाम देख रहे हैं, मीर कासिम, मीर जाफर और शुजाउद्दौला, ये सब स्वतंत्र में हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इस पर जो है अंग्रेज़ों का प्रभाव रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव रहा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, किसके द्वारा? तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा शुरू किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, लॉर्ड लिट्टन का जो कार्यकाल रहा है 1876 से 1880 के बीच में, तभी जो है ये 1877 ईस्वी में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है। और इस प्रेस एक्ट के तहत जो है वो देसी भाषा के जो समाचार पत्र हैं उस पर वो प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, देशी भाषाओं के। तो ये है था प्रेस पर प्रतिबंध का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति के पिता जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण को लेकर के जो कार्य करते हैं उनको, जो उनके अदम्य साहस को लेकर के जीवन भर जो उस काम को करते हैं वन्य जीव संरक्षण को लेकर के, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है आपका सी आंसर हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ जो भी गैस देख रहे हैं सभी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस को ग्रीन हाउस जो है पैदा करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है जो में शामिल होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब करता है थोड़ा बहुत, है ना। ये है। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा जो है करता है पूरे विश्व में? तो ये करता है जल वाष्प। जल वाष्प जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को अधिक जो है करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? जो है ये मूंगा मतलब कोरल जो होता है समुद्री एरिया में, छिछले सागर में होता है मूंगा, तो कौन से सागर में नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी में ये पाया जाता है, बिल्कुल सही है, वहाँ पर इसका आइडियल स्थिति है। लक्षद्वीप में भी पूरा का पूरा लक्षद्वीप जो है जितना वो मूंगे पर ही है, मूंगा का ही द्वीप है वो, है ना, कोरल द्वीप है वो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कोरल पाया जाता है, लेकिन ये खंभात की खाड़ी में कोरल नहीं पाया जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर कच्छ में पाया जाता है, लेकिन खंभात की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। कच्छ के खंभात के थोड़ा ऊपर जाते हैं गुजरात वाला के रीजन में, गुजरात में ही खंभात और कच्छ दोनों है। तो खंभात वाला एरिया को छोड़ करके कच्छ में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत मिलेगा आपको जो है कोरल, लेकिन खंभात में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है? तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव
किसने शुरू किया है और उसमें जो है पहल किया है कौन, तो वो किया है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के पहल से ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू किया गया बाघों के संरक्षण को लेकर के और उसके आवासों को संरक्षण को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस बायोम में पेड़ नहीं है, तो कौन सा ऐसा जो है वन क्षेत्र है जो है कटिबंध है जहाँ पर जो है पेड़ नहीं पाया जाता है। तो सवाना बायोम में तो सवाना घास पाया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का जो है घास भी है, पौधा है। चपरल में भी पाया जाता है, टुंड्रा में भी जो है टैगा में भी पाया जाता है। टैगा क्या हो गया कि ध्रुव से जो उपध्रुवीय क्षेत्र होता है उसको हम टैगा कहते हैं, वहाँ पर भी जो है शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन टुंड्रा में नहीं पाया जाता है, टुंड्रा एकदम ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। या पर्वत की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा वाला जो क्षेत्र होता है वो टुंड्रा होता है, वहाँ पर एकदम कुछ नहीं होता, रूखा सूखा होता है। जो लाइकेन किस्म का जो है घास जो है चिपका हुआ घास होता है, लाइकेन है ना, वो भी बर्फ से दबा रहता है। तो टुंड्रा एकदम रूखा सूखा होता है, वहाँ पर कोई बायोम नहीं होता है ना, बी आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी, वही ज्योग्राफी से क्वेश्चन शुरू हो गया। जो है अलमाटी बांध जो है ये है आपका कृष्णा नदी पर है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बांध किस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी जो निकलती है वो निकलती है छोटा नागपुर के पहाड़ी से। छोटा नागपुर का पहाड़ी मतलब हो गया झारखंड का क्षेत्र, रांची वाला जो क्षेत्र है वो है। और गंगा में मिल जाती है दामोदर नदी, गंगा की सहायक नदी है। ठीक, ये है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी, सिंधु नदी और घाघरा नदी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये तीनों नदी में से कौन नदी है जो मतलब तिब्बत से निकलती है, हिमालय के उस पार से निकलती है। ये प्रश्न है, यहाँ पर मिस हो गया है लिखना, तो प्रश्न यही है। तो ये तीनों में से कौन सी नदी है जो उस पार से निकल कर आती है हिमालय को चीरते हुए, हिमालय को काटते हुए? तो इसमें से तीनों नदियाँ जो है हिमालय को चीरते हुए आती है। सतलज भी उस पार से निकलती है राजस्थान से, ठीक है। सिंधु नदी भी उस पार से ही निकलती है मानसरोवर झील के पास से। घाघरा नदी भी उस पार से ही निकलती है, तिब्बत का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है, और हिमालय का जो लास्ट पहाड़ी है उसके उधर उत्तर वाला क्षेत्र से घाघरा निकलती है। तो घाघरा तो जैसा कि जानते हैं आकर के फिर उत्तर प्रदेश और में जो है मिल जाती है गंगा में, गंगा की सहायक नदी है घाघरा। तो ये है, तो डी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों नदियां जो है हिमालय के उस पार से आती है। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो समुद्री एरिया है, उसके अगल बगल का जो समुद्र है, किन देशों से उसकी समुद्री सीमा लगती है अंडमान निकोबार का? तो वो लगता है थाईलैंड और इंडोनेशिया से। बी आंसर हो जाएगा। श्रीलंका किस समुद्र से समुद्री सीमा नहीं लगता है? ये थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगता है, बहुत दूर हो जाता है श्रीलंका का वहाँ से, ठीक है। ये है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो बंटवारे का पुत्र किस बंदरगाह को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये है, हो जाएगा आंसर कांडला। कांडला जो कि गुजरात में है, गुजरात में कांडला बंदरगाह है जिसको हम बंटवारे का पुत्र भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? तो ये है कैसा? तो ज्वारीय वन है। ये जो है सुंदरबन ज्वारीय वन है, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। जैसा कि जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी का जो जहाँ पर मुहाना है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो नदी, तो वहीं पर जो है डेल्टा का रूप धारण किए हुए डेल्टा नुमा आकृति है, वहीं पर यह वन पाया जाता है जिसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं, ठीक है। तो यह है, सी आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है यह है आपका ओडिशा राज्य में। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट है देखिए, भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? यहाँ भी ये भी जो है ज्वारीय वन है, मैंग्रोव वन है, जैसा कि सुंदरबन है वैसा ही, लेकिन ये भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है? जब भी होगा ये समुद्री तटीय भाग में ही होता है ना, डेल्टा में होता है। तो ये है आपका ओडिशा के तटवर्ती इलाका में, ओडिशा में है भितरकनिका मैंग्रोव वन। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो जैसा कि जानते हैं जिब्राल्टर जल डमरूमध्य, जल डमरूमध्य क्या होता है कि जब दो बड़ी जलराशि जिस संकीर्ण रास्ते से दो बड़ी जलराशि का जल मिलान होता है, जल मिलता है चैनल के माध्यम से, उसको हम जल संधि कहते हैं या जल डमरूमध्य कहते हैं।
तो वैसे ही भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर का जल जहाँ मिलता है उसको हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं या जिब्राल्टर जल डमरूमध्य कहते हैं। तो ये जल डमरूमध्य जो जिब्राल्टर है ये दो देश को अलग करता है, एक यूरोपियन देश स्पेन और अफ्रीकन देश मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन को अलग करता है, ठीक है। दो महाद्वीप को भी अलग करता है, कह सकते हैं, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा मोरक्को और स्पेन। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उनके कार्यकाल से हटा सकता है? तो राज्यपाल को उनके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? राज्य विधानसभा नहीं, संसद नहीं, राष्ट्रपति हाँ। तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है ना। केंद्र सरकार के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही उसको बर्खास्त भी करता है राज्यपाल को। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? मतलब संयुक्त बैठक, जब लोकसभा और राज्यसभा में, संसद के लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध हो जाए किसी बिल को लेकर, तो संयुक्त बैठक करने का जो है प्रावधान संविधान में दिया गया है। वो 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो लेकिन किस तरह के विधेयक के लिए यह संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, तो यही सवाल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बुलाया जा सकता है साधारण विधेयक के लिए। साधारण विधेयक में अगर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो गया है तब ये जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। बाकी धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाया जा सकता, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी नहीं बुलाया जा सकता संयुक्त अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं मांग रहा था ना किस में नहीं बुलाया जा सकता, तो ये हो जाएगा आपका बी और सी, मतलब डी आंसर हो जाएगा। बाकी साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। उसके बाद है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अपराध के लिए उसको जो है उसके सज़ा को निलंबित करने, कम करने का जो है शक्ति प्राप्त है, छूट है, सज़ा से माफ़ी देने का छूट है किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले, है ना। मतलब ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल जो है, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। जैसे कि हम जानते हैं महान्यायवादी क्या होता है, भारत सरकार का या केंद्र सरकार का वकील कह सकते हैं या कानूनी सलाहकार कह सकते हैं या कानूनी अधिकारी कह सकते हैं। तो वो उनकी योग्यता क्या होती है? तो उनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जो योग्यता होती है वही उसकी योग्यता होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब सी आंसर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है वही मुख्य न्यायाधीश, उसी में से एक मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश का कोई अलग योग्यता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का योग्यता हो गया, बस काफ़ी है। तो अटॉर्नी जनरल के लिए भी वही योग्यता है, ठीक। ये है किसी हाई कोर्ट में पहले से 5 साल कम से कम काम किए हों, ये है जज के तौर पर भी काम किए हों या वकील, हाई कोर्ट में वकील के तौर पर काम किए हों 10 साल तक, यही योग्यता है और क्या। और राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का ज्ञाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों में की संयुक्त बैठक किस संबंध? संयुक्त बैठक मतलब वही संयुक्त अधिवेशन, ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो ये होती है आपका साधारण विधेयक के संबंध में, सी आंसर हो जाएगा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो संसद में देखिए 2 तरह के सदस्य होते हैं। संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो गया, और दोनों ही सदन के सदस्यों को सांसद ही कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। तो इसमें किनको हम सरकारी सदस्य कहेंगे और किनको गैर सरकारी सदस्य कहेंगे? तो जो भी मंत्री होते हैं, मंत्री भी तो ऑलरेडी संसद के सदस्य होते हैं, तो मंत्री लोग जो होते हैं उसको हम कहेंगे सरकारी सदस्य। बाकी मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे लोग जो है गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा बी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद, मतलब प्रत्येक सांसद सदस्य जो है वो क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी सदस्य कहलाएंगे। तो बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो भारत जो है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करके। जैसा कि जानते हैं जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, तो अगर
मौलिक अधिकार का जब हनन होता है, चाहे वो सरकार के द्वारा ही क्यों न किया जा रहा हो या कोई व्यक्ति ही क्यों न कर रहा हो उसको हनन, तो आप उसकी सुरक्षा को लेकर के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिट जारी करवाते हैं, है ना। 5 तरह का रिट जारी होता है 32 के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध वगैरह ये सब जो होता है, अधिकार परीक्षा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत संसद को भंग भी कर सकता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, ये केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर संसद को भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश दे दिया, जो निर्णय दे दिया, किसी मामले में निर्णय दे दिया, तो बाद में उसी मामले को फिर से वो अवलोकन कर सकता है, फिर से पुनरावलोकन कर सकता है, फिर से उस मामले को देख सकता है और नया निर्णय दे सकता है। तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 137 के तहत, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुनरावलोकन की शक्ति। अगला है देखिए, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, यहाँ खैरा होगा, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान में जो एक रोग होता है खैरा रोग, ये होता है उस धान में जब जस्ता की कमी हो जाती है तब यह रोग होता है, खैरा का रोग। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस पौधे से हुई किसी पौधे से जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन धूप पड़ता है उस पर और धूप के बाद जो है वाष्प निकलता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो उसको हम किस यंत्र से मापते हैं? पौधे के पत्ते से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कैसे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है क्लाइनोमीटर से। डी आंसर हो जाएगा, क्लाइनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस प्रकाश में, किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, भूमि में अधिक गहराई के पर बोए गए बीज, भूमि में जब अधिक गहराई पर बीज बोया जाता है तो अंकुरित नहीं होते हैं, कारण क्या है? जब बहुत गहराई पर बीज को बो देंगे तो अंकुरित नहीं होगा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उन्हें वायु नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो अंकुरित नहीं हो पाता। वायु मिलना भी जरूरी है अंकुरित होने के लिए। अगला है देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता कह सकते हैं, रेडियो धर्मिता जो है की खोज हेनरी बैकरल ने किया। बी आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? द्रव्यों का मतलब होता है मैटर, पदार्थ। यहाँ द्रव मत समझ, लिक्विड मत समझ लीजिएगा, यहाँ द्रव्य मतलब हो गया पदार्थ, है ना। किस पदार्थ से ध्वनि की तरंगें सबसे तेज गति से वह जो है गति करती है? तो इसमें से जो है आपका स्टील हो जाएगा, ठोस से ज़्यादा तेज गति से जो है और साउंड जाता है, गति करता है। ये आंसर हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ती है क्योंकि क्या कारण है? तो वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करता है। वो ध्वनि पैदा करके वो आगे क्या है, कैसा है, रास्ता साफ है कि नहीं, इसका पता चल जाता है उसको। रिटर्निंग ध्वनि आ करके, है ना, गया और माध्यम से टकरा करके फिर उसके पास आता है, उससे उसको रास्ता पता चल जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस माध्यम में? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो प्रकाश सबसे तेज गति से जो चलता है वो निर्वात में चलता है। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। 50 क्वेश्चन का यह सीरीज था। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे फिर 50 प्रश्न का। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।